है न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। देश का आर्थिक सर्वे आज आ चुका है। इस आर्थिक सर्वे में जो खास बात है वो ये है कि 2017-18 में जो विकास दर होगी वो 6.75% से 7.5% के आसपास रहने का अनुमान जताया गया। अच्छी खबर कृषि क्षेत्र से है जहां 4.1% विकास दर रह सकती है, लेकिन साथ ही साथ रोजगार में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है और आने वाले समय में जो नोटबंदी का असर है उससे अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए 4 सूत्री फॉर्मूला सुझाया गया है। सरकार इसको कैसे आगे बढ़ाने जा रही है। तो अर्थव्यवस्था ने कि देश में तस्वीर क्या होने जा रही है, सरकार को क्या कदम उठाने होंगे, सरकार किस तरह की नीति अपना सकती है, यह सब कुछ आज आर्थिक सर्वे में कहा गया है। लेकिन देश को इंतजार है आम बजट का जो कल पेश होने वाला है। रेल बजट, आम बजट पहली बार एक साथ पेश होने जा रहा है और 1925 के बाद। और सबसे बड़ी बात, आम लोगों को क्या यह बजट राहत देने वाला होगा। नोटबंदी से उबरने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, सबकी इसी पे नजर रहेगी। देखिए रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद पहला आर्थिक सर्वे के मुताबिक अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है नोटबंदी का असर। सरकार भी ये मान रही है कि कई सेक्टर्स में नोटबंदी का असर पड़ा है। जॉब्स और जीडीपी ग्रोथ पर नोटबंदी की मार पड़ी है। सर्वे के मुताबिक नोटबंदी की वजह से ग्रोथ रेट में 0.25 से 0.50% की गिरावट हो सकती है। 2017-18 के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 6.75 से 7.5% तक रह सकती है। सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। 50 लाख नौकरियां गई हैं। आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2016-17 में कृषि क्षेत्र में 4.1% ग्रोथ का अनुमान है। 2015-16 की ग्रोथ से ये 2.9% ज्यादा है, यानी कृषि क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। सर्विस सेक्टर में 8.9% ग्रोथ का अनुमान है। ये करीब करीब 2015-16 के समान है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ गिरकर 5.2% पहुंचने का अनुमान है। 2015-16 में ग्रोथ रेट 7.4% के स्तर पर थी। 16-17 की अगर आप बात करें तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो एसोचैम का मानना है कि 6.8 के करीब रहेगा, लेकिन अगले साल भी इसका इम्पैक्ट भारी रहेगा क्योंकि जॉब्स जो अनसर्टेनिटी मार्केट में आ गई थी, कारखानों में आ गई थी, छोटे छोटे जो कारखाने बंद हो गए उनको रिवाइव करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। सर्वे में कुछ और बातों का भी जिक्र किया गया है। गरीबी मिटाने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लाने का सुझाव दिया गया है। सर्वे में कहा गया है कि शहरों की दशा सुधारने के लिए रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा किया जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण के बाद अब सबकी नजरें बजट पर टिकी है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी से विजय सोनकर शास्त्री, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी से, राजीव रंजन जेडीयू से और यामिनी अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से और शरद कोहली टैक्स एक्सपर्ट मुंबई से मेरे साथ है। अभय दुबे साहब, इस आर्थिक सर्वे के बाद आपको उम्मीद लग रही है कल राहत की बौछार आने वाली है नोटबंदी के बाद, कम से कम भारत के लिए, भारतवासियों के लिए? नहीं, देखिए, जो डीमोनेटाइजेशन से डिरेलमेंट हुआ है, पहले तो ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट का कैलकुलेशन है, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने साफ कहा है कि 7-8 महीनों का है, इसमें डीमोनेटाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो जब डीमोनेटाइजेशन का असेसमेंट होगा तो ये और गिरेगी। तो जैसा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 6% बताया है, जैसा IMF ने 6.6% बताया है, वहाँ रहने का अनुमान है। जो बड़ा नुकसान हुआ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं, आप देखिए इस इकोनॉमिक सर्वे में एजुकेशन में कम खर्च हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में कम खर्च हुआ है। जो बुनियादी बात यह है कि अलोकेशन के बाद जो
जमीन पर है, माइक्रो लेवल पर अगर आप देखेंगे तो वो 49% तक एग्रीकल्चर। लेकिन आप सोचिए ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में 4.1% की ग्रोथ रेट, ये देश के लिए एक अच्छी खबर है साहब। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। ये नहीं, देखिए ये मानसून के कारण प्रोडक्शन बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन जो खरीफ की फसल खड़ी थी उसके खरीदार नहीं थे। ये खुद इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने माना कि उसको नुकसान हुआ। अब रबी की सोइंग अच्छी हुई है, ये कहते हैं कि पिछले साल से, अरे पिछले साल से नहीं, ये तो विंटर क्रॉप है। आपको बेस ईयर 13-14 से देखना होगा कि कितनी सोइंग अच्छी हुई है। तो जब तक आप रूरल इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने कहा कि सब आप गांव में, दूसरा गांव में आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में 5.88 करोड़। अच्छा, आपने 2 पॉइंट उठाए, एक रूरल सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है यानी बेरोजगारी हुई है गांव में, और दूसरा गांव में 12 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं। ओके, सोनकर शास्त्री साहब, 2 बातें जो यहां पर अभय दुबे ने उठाई, एक बेरोजगारी जो आज की सबसे बड़ी चिंता है जिसका जिक्र राष्ट्रपति ने भी किया, और दूसरा आप देने क्या जा रहे हैं लोगों को? देखिए रमेश जी, सच्चाई तो ये है कि जो लोग कहते हैं कि गांव में बेरोजगारी बढ़ी है, हकीकत से वो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। कल तक ये लोग कहते थे कि रबी की फसल खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगा, बहुत लॉस होगा, पर आज सर्वे में ये बात स्पष्ट हो गई है कि रबी की फसल जो पिछले साल से बेहतर इस बार हुआ है। अब कहते हैं कि वो रबी की फसल की बात नहीं होनी चाहिए, जो पिछले साल हुई थी उसकी बात होनी चाहिए। हकीकत ये है कि लोगों को केवल ये कहना है कि सब गलत हो रहा है, तो वो कहें, लेकिन डेटा जो 13.5% के आसपास है। बेरोजगारी, लोगों के पास रोजगार नहीं है, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था। देखिए, आप ये समझने की कोशिश कीजिए रमेश जी कि 6 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत रोजगार भी दिया गया है। आप किस नौकरी की बात करते हैं? गवर्नमेंट की नौकरी की बात करते हैं? आपने कौन सी नौकरी का वादा किया था? आपने मुद्रा वाली नौकरी का वादा किया था? अरे सोनकर शास्त्री जी, क्रेडिट ग्रोथ कई दशकों से सबसे कम है। थोड़ा अध्ययन तो करिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर पूरी गवर्नमेंट सेक्टर के भी, केंद्रीय सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट के भी अगर नौकरियों को जोड़ लें तो वो भी कुल 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, वो भी 5 करोड़ से ज्यादा नौकरी नहीं होगी। आप किस नौकरी की बात करते हैं? लेकिन हमारी सरकार ने रोजगार देने का वादा किया है। किस युग में जी रहे हैं आप बताइए? रोजगार दे रही है। रमेश जी, आप अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, इसके बाद आप पूछिए। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, ने स्पष्ट कहा है, जिसको स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है, 150 करोड़ से ऊपर के मुद्रा योजना से वो 333 प्रोजेक्ट ऐसे हैं राष्ट्रपति भी झूठ जिसमें टाइम और कॉस्ट ओवरटर्न के कारण 1,42,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। में आप ये बात नहीं कर सकते हैं। ओके, अरे राष्ट्रपति जी, तो जो आप प्रधानमंत्री ने डेटा का ही खिलवाड़, कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं राष्ट्रपति जी। अब मुझे बताइए रमेश जी, इन्होंने मैं शरद कोहली साहब को भी लाना चाहता हूँ। शरद कोहली साहब, आपके लिहाज से आज वित्त मंत्री की प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए कल जब वो बजट पेश करेंगे? मतलब केवल नौकरियां नहीं, शरद कोहली साहब, 6 करोड़ लोगों को नौकरियां, रोजगार दिया गया है मुद्रा योजना से। हाँ रमेश जी, देखिए ऐसा है, आज अगर हम इकोनॉमिक सर्वे का ही रेफरेंस दें और टैक्स के संबंध में, तो एक बड़ी रोचक जानकारी हमारे सामने आई है। वो रोचक जानकारी ये है, अब मुझे बोलने दें बीच में, आप बीच में कृपया बात सुन लें कि बड़ी रोचक जानकारी सामने आई है कि भारत के 100 वोटरों में से 7 वोटर ऐसे हैं जो कि टैक्स देते हैं। हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। और अगर आप G20 ग्रुप लें जिसमें कि 20 नेशन आते हैं, उसमें से भारत जो है 13वें नंबर पे आता है। तो ये बड़ी एक शर्मनाक जो है ये डेटा सामने आया है। डायरेक्ट टैक्स में कुल 1.5 करोड़ लोग यहाँ पर टैक्स देते हैं।
ये बड़ी ही चिंता की बात है। 130 करोड़ की आबादी में केवल 1.5 करोड़ लोग 3 करोड़ 70 रजिस्टर्ड है, पर जो असल में टैक्स देते हैं 1.5 करोड़ का डेटा बजट में जो डायरेक्ट लगा रहे हैं रमेश जी, वो ये लगा रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान लगाए जाएंगे, कुछ ऐसे शरद कोहली साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि उनको डायरेक्ट प्रावधान लाए जाएंगे जिससे कि टैक्स की कंप्लायंस सरल हो, टैक्स में एग्जेम्पशंस कम हो और टैक्स का दायरा बढ़े। अरे क्या अरे किसानों पर टैक्स लगाओगे क्या? सरकार ये बताए तो सही। तब तक जो है एग्रीकल्चर इनकम शरद कोहली साहब, अबे दुबे साहब मेरे साथ राजीव रंजन भी जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन साहब, अब सरकार ने जब खुद कहा है कि साहब हमारा टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ेगा, ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे, तो जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है इस देश में, उसको तो आपको राहत देनी होगी और वो इसी बात का इंतजार कर रहा है। देखिए, अगर टैक्स बेस का एक्सपेंशन होता है तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी पहल होगी, लेकिन हमारा ये मानना है कि आज जिस आर्थिक सर्वेक्षण पर हम बहस करने के लिए बैठे हैं, जो तथ्य सामने आए हैं वो निराशाजनक हैं। और जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ को लेकर के कई तरह के भ्रम हैं और इस भ्रम में जो आंकड़े हैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किए जाने की स्थिति नहीं दिखती है। जो कुछ है वो अगर डिमोनेटाइजेशन के पहले के आंकड़े हैं तो निश्चित तौर पर ये एक अकर्मण्यता कि एक बड़ी सबूत के तौर पर इन आंकड़ों को देखा जाना चाहिए। और जहां तक सर्विसेज और ये आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भी जो नतीजे हैं वो कोई उत्साह नहीं पैदा करने की स्थिति में है। तो जो डिमोनेटाइजेशन के बाद की स्थितियां हैं वो अगले वर्ष में जब उस पर जो उसके आफ्टर इफेक्ट पर जब हम बहस करेंगे तो उसके पहले अगर ये 4 सूत्री जिस कार्यक्रम की चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण में दिख रही है, हाँ, उस पर जरूर गंभीरता के साथ बात होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं केवल आपका 10 सेकंड लूंगा, मैं जानता हूं रीजनल पार्टीज के लिए आपके पास वक्त बहुत ज्यादा रमेश जी नहीं होता है। इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण में कमजोर जो पिछड़े और अविकसित राज्यों और विकसित राज्यों के बीच जो विकास का जो फासला है, उस फासले पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई उत्साहवर्धक खबरें उन राज्यों से नहीं मिल रही है। राजीव रंजन जी, आपने अपनी बात रख ली। के निर्माण के लिए जो पिछड़े राज्य हैं उनके विकास के लिए योजनाओं का ऐलान स्कोप कितना है, आप मुझे बताइए अपने अनुभव से, स्कोप कितना है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास राहत देने का? जी, स्कोप तो काफ़ी है। अगर आप देखें डायरेक्ट टैक्सेस में 26% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। फिस्कल डेफिसिट उन्होंने माना है 3.5% के आसपास आना चाहिए, जो टारगेटेड है। और अगर आप देखें जो ग्रोथ रेट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में 4% के आसपास हो, इंडस्ट्री में 5.2% के आसपास हो, माना जा रहा है कि संसार भर में मंदी का हाल है, चाइना तक में मंदी है अभी। आपका सर्विसेज सेक्टर में 9%, 8.9% का ग्रोथ रेट की बात की गई है। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 70% हैं अभी, जो एक्सटर्नल डेटर्स के बारे में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। अच्छे संकेत, लेकिन ये अच्छे संकेत लोगों के लिए है या नहीं, मैं इस पे भी बात करूंगा। तो सवाल ये उठता है कि सरकार एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लाने जा रही है और इसका फायदा, अबे दुबे साहब, कम से कम इस सोच से तो आप सहमत होंगे कि गरीबी हटाने के लिए एक यूनिवर्सल इनकम दी जानी चाहिए गरीबों को? नहीं रमेश जी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने फॉर्मुलेट किया है उसको, कि जो अभी सोशल इंक्लूजन की स्कीम है जिसमें को सब्सिडाइज करते हैं, अगर उसमें से आप, उन्होंने जो रिसोर्सेज बताए हैं कि इस तरीके से हम पैसे को इकट्ठा करेंगे इसके लिए, तो मैं समझता हूं कि अभी वो, और खैर उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये सही समय नहीं है। तो मुझको लगता है कि ये आइडिया ठीक हो सकता है, मगर देखना ये होगा कि भविष्य में अगर ये चुनाव के दृष्टिकोण से आगे इम्प्लीमेंट करते हैं तो किन सोशल सेक्टर स्कीम्स में से ये क्रब करते हैं, क्योंकि पहले भी इन्होंने 14th फाइनेंस कमीशन के नाम पर तेल के दाम और बढ़ा सकते हैं, यानी एक्साइज ड्यूटी। और मेरे पास समय कम है, 10 सेकंड, मेरे पास समय बहुत कम है। सोनकर शास्त्री साहब, एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा सकते हैं, यानी आम आदमी पे तेल का और भार बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या?
नहीं, देखिए हमारी सरकार लगातार केवल और केवल गरीबों के लिए काम कर रही है। आज़ादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जो केवल और केवल गरीबों के लिए काम कर रही है। इसलिए एक्साइज टैक्स का इम्पैक्ट गरीबों के ऊपर हो ऐसा संभव ही नहीं है। जहां तक इकोनॉमी की बात है, का अमीर गरीब पे बराबर प्रभाव बहुत सारे उसके फीचर्स हैं, उसको ध्यान में रख करके कोई भी कदम उठाया जाता है। और जहां तक कांग्रेस की बात है वो तो ये कह ही नहीं सकती है, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा गरीबों को गरीब रखने की योजनाएं दी है। जो हमारे कैसे गरीबों को गरीब रखा जाए। आपको लगता है ये जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा 26.6% के आसपास, ये स्कोप देता है सरकार को गरीबों के लिए कुछ करने का? रमेश जी, ये तो खुद इनके इकोनॉमिक सर्वे में बता रहे हैं कि वो ओल्ड करेंसी, क्या सरकार के पास ये एक्साइज ड्यूटी से जो पैसा है ये स्कोप देता है गरीबों के लिए कुछ और कदम उठाने का? जी, ये स्कोप जरूर देता है कि आप जो है ऐसी स्कीम्स लागू कर सकें जो गरीबों के लिए वेलफेयर ला सके। और ये एक तरीके से और भी फ़ायदेमंद है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसको नियंत्रण में रखेगा। क्योंकि जो है बाकी दरों में हो सकता है कि इतनी कलेक्शंस ना हो पाई हों, पर क्योंकि एक्साइज और पेट्रोलियम से कलेक्शंस हुई हैं तो वो जो है टैक्स रेवेन्यू में इजाफा करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो इंतजार कल का है, वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने पिटारे से भारत को क्या देते हैं, और खासकर उस वर्ग को जो नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिसको सबसे ज्यादा इंतजार है कि इस बजट से उसको राहत जरूर मिलेगी। नेशन एजेंडा में आज के लिए इतना ही।